Hello everyone. This presentation is about diagnostic algorithm of tuberculosis as per the new RNTCP guideline के अकॉर्डिंग जो न्यू व्हाट आर द चेंजेस क्या डायग्नोसिस के गाइडलाइन है ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में इट वुड बी कवर्ड इन दिस प्रेजेंटेशन. बिफोर स्टार्टिंग टू द डायग्नोस्टिक एल्गोरिदम मैं बता दूं टीबी के डायग्नोसिस में क्या क्या बेसिक डायग्नोस्टिक टूल्स या क्या क्या टेस्ट यूज़ करते हैं. स्पूटम स्मेयर माइक्रोस्कोपी इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द टीबी and chest x-ray and the culture liquid and solid culture of the mycobacterium tubercular bacilli. These are the conventional methods. Conventional methods में culture method, sputum smear examination और chest x-ray. Non-conventional या rapid diagnostic test, that is molecular diagnosis of the TB can be done with the CB-NAT, cartridge based nucleic acid amplification test and the line probe assay LPA. Not only the diagnosis of the tuberculosis, rapid diagnosis of the tuberculosis केवल नहीं होती है इन टेस्ट से, ड्रग रेजिस्टेंस भी आइडेंटिफाई हो जाता है CB-NAT से, लाइन प्रो ऐसे से. ये फायदा है कन्वेंशनल मेथड के ऊपर इसका. फर्दर कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मेथड में क्या डिफरेंशिएशन होता है कि क्या फ़ायदे नॉन कन्वेंशनल और जो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मेथड है उनके क्या फ़ायदे हैं. एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अर्ली डायग्नोसिस मतलब डायग्नोस्टिक डिले नहीं होता है. जो CB-NAT मेथड है उसमें 2 घंटे के अंदर डायग्नोसिस मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस कैन बी मेड अबाउट द प्रेजेंटिव TB न्यू के TB केसेस. और राइफेम्पिसिन रेजिस्टेंस को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है CB-NAT से. एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द आइसोनियाजिड एंड अदर फर्स्ट लाइन ड्रग्स उसके लिए लाइन प्रो ऐसे करते हैं, उससे आइडेंटिफिकेशन होता है. और जो टाइम टेकन फॉर द लाइन प्रो ऐसे इज टर्न अराउंड टाइम इज 72 आवर्स. 3 days में इससे पता चल जाता है. और सेकेंड लाइन रेजिस्टेंस एंड एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस एंड मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस अदर देन राइफेम्पिसिन, all these can be identified with line pro assay. This is the difference. And second difference is the time का difference है. 2 घंटे में CB-NAT और ये लगभग 72 आवर्स. अगर हम conventional methods के टाइम देखें तो कल्चर के लिए it would take around 4 to 6 weeks and another time is taken for the drug sensitivity के लिए again 2 to 4 weeks. तो इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. अगर हम ड्रग रेजिस्टेंस कन्वेंशनल मेथड से निकालेंगे ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग करके, सो इट वुड टेक लार्जर टाइम. सो डायग्नोसिस डिले होने के चांसेस कन्वेंशनल मेथड में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एडवांस मेथड में वी कैन मेक एन अर्ली डायग्नोसिस. इसके अलावा जिन भी केसेस में इनकन्क्लूसिव डायग्नोसिस है विद द कन्वेंशनल मेथड, सपोज इट्स negative with the sputum smear examination and negative with the not suggestive with on chest x-ray also, but there is a highly clinical suspicion about the tuberculosis. तब उसमें क्या करेंगे, CB-NAT again help in the diagnosis. If not, then line pro assay will help the diagnosis. So all these helps to find out the cases of the tuberculosis in community. जो स्पूटम कलेक्शन का प्रोसीजर होता है स्पूटम स्मेयर माइक्रोस्कोपी के लिए क्या प्रोसीजर है, एटलीस्ट 2 स्पूटम सैंपल मस्ट बी कलेक्टेड एंड एक स्पॉट सैंपल लेते हैं. जैसे ही पेशेंट OPD में अराइव करता है तो स्पॉट सैंपल कलेक्ट करेंगे एंड द सेकेंड सैंपल प्रेफरेबली अर्ली मॉर्निंग का कलेक्ट करते हैं, सेकेंड मॉर्निंग का, सो दैट द ओवरनाइट जो कलेक्शन ऑफ द स्पूटम है जिसमें चांसेस ऑफ माइकोबैक्टीरियम डिटेक्शन ज़्यादा है. अगर मान लीजिए पेशेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा है एंड देयर आर चांसेस कि पेशेंट सेकेंड सैंपल के लिए नहीं आएगा, वापस चला जाएगा, तो वी वुड कलेक्ट दोनों सैंपल जो हैं 1 घंटे के टाइम स्पैन में कलेक्ट कर लेते हैं. पहला सैंपल लेने के 1 घंटे बाद दूसरा सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं. गुड स्पूटम स्पेसिमेन सैंपल किसे कहते हैं कि डिस्चार्ज दैट कंटेन्स डिस्चार्ज मटेरियल फ्रॉम द ब्रोंकियल ट्री, नॉट फ्रॉम द ओरल या नेजोफेरिंजियल सिक्रीशंस ओनली. और टोटल जो अमाउंट ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ स्पूटम सैंपल should be 3 to 5 ml, at least 3 से 5 ml should be collected in a sterile container, the falcon tube उसमें collect करके एंड जो आइडियली जो ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट माइक्रोस्कोपिक सेंटर पे
या डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपिक सेंटर में, दैट शुड बी डन विद इन कोल्ड चेन सिस्टम विद इन 72 आवर्स ऑफ कलेक्शन. एज पर न्यूअर गाइडलाइन ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोस्टिक एल्गोरिदम क्या है, कैसे डायग्नोसिस बनाते हैं, कैसे प्रोसीड करते हैं, ये स्लाइड के माध्यम से दिखाया है. जैसे प्रिजम्पटिव ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, नाउ डेज ट्यूबरकुलोसिस सस्पेक्ट को प्रिजम्पटिव ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट बोलते हैं. ऑल दोज पेशेंट हैविंग द साइन एंड सिम्टम सजेस्टिव ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस आर कॉल्ड द प्रिजम्पटिव ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट. ऑल द ट्यूबरकुलोसिस सस्पेक्ट ऑल्सो प्रिजम्पटिव ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट कहलाते हैं. क्या उन all such patients should be subjected to sputum smear examination and chest x-ray. जो patient living with the HIV/AIDS infection should also be subjected to the sputum smear examination and chest x-ray. अब sputum smear examination और chest x-ray के रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, 4 कंडीशंस हो सकती हैं कि स्पूटम स्मेयर पॉजिटिव आया, फिर उसमें चेस्ट एक्सरे भी सजेस्टिव ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, देन इट्स कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिकली कन्फर्म ट्यूबरकुलोसिस. इफ स्मीयर पॉजिटिव है बट एक्सरे इज नॉट सजेस्टिव ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, देन इट्स ऑल्सो माइक्रोबायोलॉजिकली कन्फर्म ट्यूबरकुलोसिस. अगर स्पूटम स्मेयर निगेटिव है और एक्सरे इज सजेस्टिव ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, या स्पूटम स्मेयर निगेटिव है बट एक्सरे इज not suggestive of tuberculosis but there is a highly clinical suspicion कि क्लिनिकली वो ट्यूबरकुलोसिस के साइन एंड सिम्टम है, लेकिन ना ही स्मेयर में पॉजिटिव आ रहा है और ना ही एक्सरे में सजेस्टिव ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. ऐसी कंडीशंस में क्या करते हैं, द पेशेंट इज सब्जेक्टेड टू द अनदर डायग्नोस्टिक मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी, दैट इज CB-NAT. Now what is CB-NAT is cartridge-based nucleic acid amplification test. This is usually used for the diagnosis of the tuberculosis as well as the diagnosis of resistance, drug resistance among the tuberculosis patient. क्या इंडिकेशंस होते हैं CB-NAT के, जैसे कि मैंने बताया कि स्मेयर निगेटिव आ रहा है, स्पूटम स्मेयर निगेटिव, और एक्सरे सजेस्टिव ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बट द स्पूटम स्मेयर रिपोर्ट इज निगेटिव, देन दे शुड बी सब्जेक्टेड टू द CB-NAT. स्मेयर निगेटिव TB है, स्पूटम स्मेयर निगेटिव TB, और एक्सरे इज ऑल्सो नॉट सजेस्टिव ऑफ द tuberculosis but there is a high clinical suspicion, sign and symptoms is highly matching towards the tuberculosis, then also the CB-NAT is done, and all the people living with the HIV/AIDS should be tested with the CB-NAT for the tuberculosis as well as the drug resistance identification. Now how to interpret the result of the CB-NAT. जो अभी तक CB-NAT किसमें सजेस्ट किया था, स्मीयर निगेटिव और एक्सरे सजेस्टिव और नॉट सजेस्टिव इनकन्क्लूसिव जो स्थिति थी, 2 तरीके की कंडीशन बन सकती है. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इधर डिटेक्टेड कन्फर्मली और डिटेक्ट होती है तो ये अगेन 3 में डिवाइड हो सकती है कि राइफेम्पिसिन सेंसिटिव है स्टेटस उसका माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस, सो इसे ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस. इफ इट इज सेंसिटिव फॉर द राइफेम्पिसिन दैट मीन्स इट्स सेंसिटिव फॉर द ऑल द फर्स्ट लाइन ड्रग, मोस्ट ऑफ द फर्स्ट लाइन ड्रग्स, so it's has to be treated with the same first line of standard treatment regimen as for the microbiological confirmed tuberculosis जो 6 मंथ का regime है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे. सेकेंड, ये अगर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस डिटेक्टेड बट द रेजिस्टेंस का जो स्टेटस, CB-NAT का केवल TB कंफर्म करना ही CB-NAT का पर्पस नहीं होता है. CB-NAT का पर्पस टू आइडेंटिफाई द रेजिस्टेंस एज वेल. देयर आर 2 पर्पसेस ऑफ to carry out the CB-NAT is the to confirm the diagnosis of the tuberculosis early, rapid confirmation 2 घंटे के अंदर diagnosis हो जाती है, और second one is आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रेजिस्टेंस. तो राइफेम्पिसिन सेंसिटिव है तो दैट मीन्स ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस. इफ राइफेम्पिसिन रेजिस्टेंस है या राइफेम्पिसिन इनडिटर्मिनेट स्टेटस है, तो राइफेम्पिसिन अगर रेजिस्टेंस है तो वी हैव टू लुक फॉर कि अदर ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंस है कि नहीं है.
we have to go for the line probe assay, and rifampicin indeterminate status में भी we have to go for the in the rifampicin resistance we have to also confirm कि other drugs का first line drugs का resistance तो नहीं है, like isoniazid and other जो first line drug है उनका resistance नहीं है. ये किससे confirm होता है? वो line probe assay से LPA से कंफर्म करते हैं. अगर राइफेम्पिसिन से इनडिटर्मिनेट स्टेटस है तो रिपीट CV नाट कराते हैं ऑन अ सेकेंड फ्रेश सैंपल. रिपीट सैंपल का भी स्टेटस इज अगर इनडिटर्मिनेट है देन अगेन it is subjected to second fresh sample for the line pro assay LPA and the liquid culture and drug sensitivity and testing at the higher level, that is intermediate reference laboratory. और second option क्या है CV नाट का कि mycobacterium tuberculosis not detected at the CV नाट also, मतलब TB नहीं है पेशेंट को. तो अगर इसमें दो कंडीशंस अगेन अराइज हो सकती हैं कि इधर इट is a alternative diagnosis, the clinical signs और symptom जो highly clinical suspicion था वो TB की वजह से नहीं है, किसी और की वजह से. तो we have to look for the alternative diagnosis, and if alternative diagnosis भी confirm नहीं होती तो clinical diagnosis, this depends on the specialist whether it's टेक इट एज द ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट ही देना है पेशेंट को. दिस इज डिपेंड्स ऑन द डिसीजन ऑफ द स्पेशलिस्ट या ट्रीटिंग फिजिशियन. नाउ ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस के लिए क्या डायग्नोस्टिक एल्गोरिदम है एज पर न्यू गाइडलाइंस मेंशन्ड इन द स्लाइड्स. क्या what is the test of the choice for identifying the drug resistance के लिए क्या test of choice is? Again the CV naught. We begin with the CV naught. Now coming to the various indication of the CV naught, किन किन conditions में CV naught has to be prescribed करना चाहिए. All the presumptive TB cases should undergone, जैसे कि पहले बताया, should given undergone the CV naught. If there is no response to the treatment, they should be subjected to the CV naught. There might be the treatment failure. Drug resistant tuberculosis for HIV, drug resistant tuberculosis we can do CV naught. HIV, the patient having HIV infection, people living with HIV infection, and HIV and TB both infections should be subjected to the CV naught. For the pediatric age group also, and for the extrapulmonary tuberculosis obviously where there is sputum smear negative results and the X-ray is not suggestive of the tuberculosis and sputum smear is negative. So all these are the indication of the CV naught. Carrying out the CV naught, as I have also explained in the previous slides when discussing about the diagnostic algorithm of tuberculosis, normal tuberculosis, not the drug resistance tuberculosis. जैसा कि मैंने बताया था कि CV नाट का रिजल्ट राइफेम्पिसिन रेजिस्टेंस और राइफेम्पिसिन सेंसिटिव करके आ सकता है. तो फॉर द राइफेम्पिसिन रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस, सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम तो फर्स्ट लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट वॉट एवर द प्रिस्क्राइब्ड हैज बीन गिवन, जैसा मैंने बता दिया था कि इफ राइफेम्पिसिन रेजिस्टेंस TB है तो क्या करेंगे? कंटिन्यू द शॉर्टर कन्वेंशनल रेजीम फॉर द मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस. द नेक्स्ट थिंग्स टू बी जो नेक्स्ट स्टेप है वो राइफेम्पिसिन रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस में अगर क्लियर कट राइफेम्पिसिन रेजिस्टेंस आ जाता है तो शॉर्टर कन्वेंशनल रेजीम MDR रेजीम फॉर द राइफेम्पिसिन रेजिस्टेंस इज प्रिस्क्राइब. इफ द राइफेम्पिसिन रेजिस्टेंस इज नॉट क्लियर, द रेजिस्टेंस इज फॉर अदर ड्रग्स, तो उसको कैसे वर्कअप करते हैं? सपोज इज फॉर द आइसोनियाजिड या किसी अदर सेकेंड लाइन या फर्स्ट लाइन ड्रग के लिए है, तो उसको कैसे वर्क? तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज द लाइन प्रोब ऐसे फॉर द सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग LPA एंड लाइन प्रोब ऐसे फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ द tuberculosis drugs. So first line of tuberculosis drugs, line probe assay would identify the isoniazid sensitivity and isoniazid resistance. अब आइसोनियाजिड अगर सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस है तो अगेन फर्स्ट लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट इज गिवन लाइन प्रोब ऐसे में आइसोनियाजिड की सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस पता चल जाता है. अगर आइसोनियाजिड से रेजिस्टेंस है तो हम ये देखेंगे कि केवल आइसोनियाजिड से मोनो रेजिस्टेंस है या पॉली रेजिस्टेंस है कि अदर सेकेंड लाइन ड्रग्स भी इन्वॉल्व है रेजिस्टेंस में, तो वो वर्कआउट करना पड़ेगा.
Now, line probe assay is done to confirm the whether it for the isoniazid resistance, first line of drug resistance, and other second line of drug resistance या injectable aminoglycosides resistance. दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है लाइन प्रो एसे टेस्ट को, LPA टेस्ट फॉर सेकेंड लाइन ड्रग्स एंड LPA टेस्ट फॉर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स. द LPA टेस्टिंग फॉर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स आइडेंटिफाई द आइदर आइसोनियाजिड रेजिस्टेंस एंड आइसोनियाजिड सेंसिटिविटी. आइसोनियाजिड सेंसिटिव है तो अगेन फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग रेजीम दे देते हैं, और अगर आइसोनियाजिड से रेजिस्टेंस है तो वी हैव टू वर्कअप कि केवल आइसोनियाजिड से ही रेजिस्टेंस है, मोनो रेजिस्टेंस है या H पॉली रेजिस्टेंस है, अदर ड्रग्स का भी साइमल्टेनियस रेजिस्टेंस प्रेजेंट है कि नहीं है, वो वर्कअप करना पड़ेगा. एंड एज डिसीजन ऑन द ट्रीटमेंट विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली. एंड इन द केसेस इफ अदर ड्रग रेजिस्टेंस, second line drug resistance along with the isoniazid, तो newer drugs and drug sensitivity test has to be carried out. और any failing regime अगर इसमें ट्रीटमेंट देने पे फेलियर ऑफ द ट्रीटमेंट या इंटॉलरेंस टू द ट्रीटमेंट जो कन्वेंशनल MDR ट्रीटमेंट या शॉर्टर कोर्स MDR ट्रीटमेंट के लिए इट्स नॉट feasible, इंटॉलरेंस है एंड लॉस टू ट्रीटमेंट है, देन अगेन न्यूअर ड्रग्स एंड ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए वर्कअप कराना है. और सेकेंड लाइन ऑफ लाइन प्रोब ऐसे का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं. सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब है एनी वन ऑफ द फ्लोरोक्विनोलॉन से ड्रग रेजिस्टेंस है, और एनी वन ऑफ द फ्लोरोक्विनोलॉन से ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस, एक्सटेंसिव या एमिनोग्लाइकोसाइड से ड्रग रेजिस्टेंस है. फ्लोरोक्विनोलॉन सेंसिटिव है तो वही कंटिन्यूस जो कन्वेंशनल shorter regime for the MDR TB is prescribed in the cases of fluoroquinolone sensitive tuberculosis. अगर fluoroquinolone से second line of drug resistance है, second line LPA में, तो newer drugs or newer drugs we would try the regimen with the newer drugs, and drug sensitivity testing has to be done. And as per the results the drugs are planned.